गुड इवनिंग। सो आज हम लोग देख रहे हैं जीनर डायोड। ओके, सो एक नॉर्मल डायोड में और जीनर डायोड में क्या फर्क है? तो जनरली उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस उसमें क्या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस तरह से कर दिया जाता है कि उसका एक रेंज हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन इस जीनर डायोड को बेसिकली हम लोग ऑपरेट करेंगे इन अ रिवर्स बायस। क्या करेंगे? रिवर्स बायस में हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो जनरली जीनर डायोड के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, सो व्हाट इज द जीनर डायोड? इस डायोड में अगर हम लोगों ने अरेंज किया, जैसे मैं बोल रहा हूं, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम लोग इसको क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। और जीनर डायोड बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया कर दिया जाता है? इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या होता है? बेसिकली समझ के चलिएगा, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, जैसे कि मान के चलो रेफ्रिजरेटर हो, कोई दूसरे अगर अप्लायंसेस हो, जनरली जो वोल्टेज हम लोग बोलते हैं 240 वोल्ट जो हमारा सप्लाई होता है, कहां से? हब से, बराबर है। तो वो सप्लाई जो होता है उसमें हल्का हल्का क्या हो सकता है? फ्लक्चुएशन हो सकता है। और ये फ्लक्चुएशन ज्यादा भी हो सकता है, जिसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, मतलब इनपुट जो आपके पास आ रहा है वोल्टेज, इस वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन मिले तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से यह हो सकता है कि आपके जो होम अप्लायंसेस है वो खराब हो सकते हैं। बिकॉज वहां पे जो वोल्टेज में जो डिस्टॉर्शन मिलेगा, दैट डिस्टॉर्शन, ये भले अलग बात है कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेसिकली एसी वोल्टेज पे चलते हैं, जिस वोल्टेज का बढ़ना और घटना बिल्कुल तय है, लेकिन इस बढ़ना और घटने में अगर चेंज आता है, दैट इज 240 वोल्ट का 220 और अचानक से 240 फिर से 210 में आता है, दैट इज वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इसके वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी खराब हो सकते हैं और ये बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कि आपने देखा लाइटनिंग होती है तो वोल्टेज में जो है डिस्टॉर्शन आता है, और उस डिस्टॉर्शन के वजह से आपके बड़े बड़े अच्छे जो है अप्लायंसेस उड़ते हुए देखा है। उड़ता मतलब क्या? उड़ना मतलब खराब हो जाना। जिसके वजह से हम लोग जो नए भी अप्लायंसेस अब देख रहे हैं, जो अपग्रेडेड अप्लायंसेस देख रहे हैं, उस अपग्रेडेड अप्लायंसेस में वोल्टेज रेगुलेटर करके जीनर डायोड का इस्तेमाल कर दिया जाता है इनबिल्ट अंदर ही अंदर। लेकिन पहले कुछ सालों के पहले हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो इसके लिए हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर करके बाहर से लगाया करते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है, किसी के भी घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर बाहर से लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जनरली जितने भी अप्लायंसेस आते हैं सभी अप्लायंसेस में जीनर डायोड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। व्हाट इज द जीनर डायोड? इट एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जो आउटपुट में एक फिक्स रेगुलेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जिसकी वैल्यू कैसे होगी? फिक्स होगी। मतलब इनपुट में अगर किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन हो तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब जीनर डायोड इज एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसको किसके तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्यों इसको रिवर्स बायस में इस्तेमाल कर दिया जाता है, ये हम लोग समझेंगे। अब इस समझने के पहले तो चीज हम लोग इसको अगर रिवर्स बायस में अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस डायोड को, तो रिवर्स बायस का हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था, दैट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, बराबर है, जिसमें हम लोगों ने देखा, ये क्या लिखा था हम लोगों ने? करंट। और ये लिखा था बेटा हम लोगों ने क्या? दैट इज नेगेटिव वोल्टेज। और याद होगा आपको, रिवर्स बायस में बहुत ही करंट कम फ्लो होता था पहले। इस करंट को हम लोगों ने कौन सा करंट बोला था? रिवर्स करंट, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड दैट करंट इज बेसिकली प्रोड्यूसेस और फ्लो बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर। और अचानक से एक ऐसा पॉइंट आया जिसको हम लोगों ने बोला ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? दैट ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज में अचानक से क्या हुआ? करंट बहुत ही बढ़ गया, बराबर है। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज का महत्व हम लोग इस कंसेप्ट में देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस अपने इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज की होता है, मतलब अगर मैं इस डायग्राम को देखो इस तरह से कि अगर हम लोग ये डायोड के बारे में देखा, इस डायोड में बेसिकली डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ था व्हेनेवर वी आर सैंडविचिंग द टू टाइप्स ऑफ डायोड, दैट इज पी टाइप ऑफ डायोड एंड एन टाइप ऑफ डायोड। दोनों को जैसे ही सैंडविचिंग किया, देन यहां पे न्यूट्रल पी और न्यूट्रल एन से यहां से कुछ होल्स आए, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, एंड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन यहां पे एक लेयर फॉर्म हुई। और अगर पी से होल जाते हैं तो यहां पे जनरली नेगेटिव आयंस फॉर्म हो गए, यहां पे पॉजिटिव, जिसके वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेस्ट्रिक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड। तो फर्दर डिफ्यूजन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसके वजह से यहां पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ था, यह हम सभी ने देखा था, ठीक है। अब इसमें बेटा अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करें तो पी टाइप को हम लोग क्या लगाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल, और एन टाइप को हम लोग लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, जिसके वजह से हम लोगों ने देखा कि डिप्लीशन लेयर बढ़ा करता था, बराबर है, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन इस डिप्लीशन लेयर और ब्रेकडाउन का कंसेप्ट हम लोग समझने के लिए हम लोग दो तरह के ब्रेकडाउन देखेंगे। एक पहला ब्रेकडाउन होगा जिसका नाम है जीनर ब्रेकडाउन। कौन सा बोलेंगे इसको? जीनर ब्रेकडाउन।
ओके, और सेकंड हम लोग देखेंगे दैट इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन। ओके, अब ये जीनर ब्रेकडाउन क्या है और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है, दोनों में भी बेसिकली यहां पे बॉन्ड्स टूटने का कंसेप्ट आता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग अलग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों में मैकेनिज्म एक जैसे ही होगा, दोनों में जो आउटपुट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, लेकिन दोनों की जो प्रोसेस है दैट इज बॉन्ड टूटने का मेथड, ये क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ के चलिए कि जीनर ब्रेकडाउन में बेसिकली मैंने आपको एक चीज बोली थी, मुझे लगता है सेकंड लेक्चर में आपको मैंने बोला था कि जब भी डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होगी उसके कॉन्सेंट्रेशन पे आधारित होती है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी विड्थ उतनी कम होगी। दैट इज द विड्थ ऑफ ए डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग, बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी। तो जीनर ब्रेकडाउन होने के लिए सबसे पहली तो चीज, जो पीएन जंक्शन डायोड आप बना रहे हो, इस पीएन जंक्शन डायोड में आपका पहले तो जिसको हम लोग बोलेंगे दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग, ये कैसे होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग ये कैसे होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग हाई होने की वजह से यहां पे जो बनेगा कौन, दैट इज डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर कैसा होगा, जनरली थीन नजर आएगा, मतलब बहुत ही छोटा सा होगा। अगर इसके बारे में हम लोग डायग्राम निकाले तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये रहा हमारा पीएन जंक्शन डायोड और ये हमारा डिप्लीशन लेयर यहां पे फॉर्म होगा। ये रहा पी, ये रहा एन, जहां पे हमारे क्या है, होल्स, जो हम लोग नहीं निकालेंगे अभी क्योंकि उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहां पे डिप्लीशन लेयर बनेगी आपकी, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया है क्यों डिप्लीशन लेयर आपकी थिन बनती है अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, बिकॉज टाइम ऑफ दैट इज डिफ्यूजन, ये बहुत अगर कम लगता है तो उतने कम टर्म समय में, बिकॉज अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो किसका, आपके डोपिंग का, तो जनरली जल्दी ही आपके मिनिमम टाइम में रिकॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल हो जाएंगे, जिसके वजह से उसके कम समय में छोटी सी डिप्लीशन लेयर बनेगी। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और एवलांचे ब्रेकडाउन में जो आपका पीएन जंक्शन डायोड बनता है, इस पीएन जंक्शन डायोड में, ये रहा हमारा पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स कैसे होंगे, कम होंगे, जिसकी वजह से रिलेटिवली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग बनाते समय जो डिप्लीशन लेयर है वो इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। तो ये रहा हमारा पी टाइप, ये रहा हमारा एन टाइप। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव आयंस यहां पे फॉर्म हुए हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहां पे भी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ये रहा हमारा प्लस, ये रहा माइनस। और जो अंदर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, दैट इज ई इनसाइड। ओके, अभी हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस का कंसेप्ट। अब रिवर्स बायसिंग के समय हम लोग इस प्लस को फिर से लगाएंगे यहां पे माइनस, ये प्लस लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को, सिमिलरली यहां पे भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। अब देखिएगा इसमें मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, दोनों का मैकेनिज्म तो सेम ही है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग्स, ओके। और डिप्लीशन लेयर किस तरह से बढ़ता है। और यहां पे जो मैंने बोला कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे अचानक से करंट क्यों बढ़ने लगता है, पहले तो सही समझ लीजिएगा। यहां पे हमारे कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स थे, पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर कौन होंगे, हमारे डॉट्स होंगे बेटा, कौन होंगे, डॉट्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है, हमारे होल्स होंगे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहां पे क्या लगाया, प्लस साइड, प्लस साइन टुवर्ड दी नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज एन साइड, सॉरी एन साइड को हम लोगों ने लगाया प्लस के तरफ और पी को लगाया एन के तरफ, जिसके वजह से हमारे ये जो नेगेटिव टर्मिनल इधर होल्स खींचे जा रहे हैं, लेकिन दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या फिर बैटरी, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब डॉट्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और ये इसकी संख्या बहुत कम होने की वजह से यहां पे जनरली हमारे सारे के सारे जो डॉट्स है, ये डॉट्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, दीज आर दी माइनॉरिटी कैरियर। और हमको पता है कि हमारे डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एम आई राइट। ये हमारी कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे इस डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं, डॉट जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। लेकिन इनकी संख्या, इसके नंबर्स बहुत कम होने की वजह से इनिशियली यहां पे जो देख रहे हो, यहां पे बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो होगा। फिर सर क्या हुआ अचानक ऐसे कि यहां पे जो माइनॉरिटी कैरियर है उसकी संख्या बढ़ गई। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर यहां पे मेजोरिटी कैरियर है जिसका नाम है होल्स, ये होल्स इधर जाएंगे क्या कभी, अगर इधर होल गए तो हम लोग बोल सकते हैं करंट है,
बराबर है। लेकिन करंट बेसिकली कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और करंट की डायरेक्शन ही हम लोग किसकी डायरेक्शन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का यहां से इधर जाना मतलब ही यहां से होल्स का इधर आना, क्योंकि ये डिफ्यूज हो रहे हैं फिर से, बराबर है। तो होल्स इधर जा रहे हैं मान के चलो, तो वही हमारा क्या रहेगा, करंट रहेगा। कौन रहेगा, करंट रहेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन पहले कैसे थी, बहुत कम। अब मुझे बताइए अचानक से ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट बढ़ गई, मतलब यहां पे जो माइनॉरिटी कैरियर है ये कैरियर बढ़ना चाहिए। अब यहां पे माइनॉरिटी कैरियर कौन है, हमारे होल्स। तो होल्स की संख्या अचानक से बढ़ेगी क्या, अचानक से तो नहीं बढ़ेगी, क्या वायर थोड़ी हमारे होल्स देगा। बात समझ में, यहां पे अचानक से क्या बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज ना इधर होती है ना इधर होती है, ये चीज होगी हमारे इन डिप्लीशन लेयर। अब इसको समझेंगे पहले, बाद में जाके जीनर डायोड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, विच इज वेरी इजी कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे होता यह है कि अंदर के अंदर यहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके वजह से, दैट इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आयंस, या फिर हमारे यहां पे जो साइंस फॉर्म हुए हैं बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। क्योंकि यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इधर गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, और यहां पे हमारे क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस बना, दैट इज नोन एज, कौन सा वाला पोटेंशियल, दैट इज बैरियर पोटेंशियल, बराबर है। और ये जो एक्सटर्नल हमारा जो दिख रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके वजह से डेवलप हुई, हमारे बैटरी की वजह से। तो इसका टर्मिनल प्लस इधर है, प्लस मतलब माइनस इधर है, तो ये हमारा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज आई इनसाइड, प्लस इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, दैट इज ई एक्सटर्नल, बराबर है। दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। और हमको सभी को पता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल बाय डी, मतलब क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अब मुझे बताइए दोनों प्लेट का डिस्टेंस, प्लेट तो नहीं है, यहां पे डिप्लीशन लेयर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है, ये डी अगर जितना कम होगा उतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अंदर यहां पे डिप्लीशन लेयर के अंदर कौन है, हमारे न्यूट्रल्स एटम बैठे हैं। व्हाई, बिकॉज द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो होल्स यहां पे गए थे उसके साथ कौन रिकंबाइन हुए थे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहां पे इस डिप्लीशन लेयर में कौन बैठे हैं, न्यूट्रल एटम्स। कौन बैठे हैं, न्यूट्रल एटम्स। अब इस न्यूट्रल एटम से इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो अंदर से अगर जाएगी तो यहां पे बिकॉज ऑफ दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन्स comes out from atom, एटम से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। मतलब वो भी फिलहाल तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करे, हाँ। तो यहां पे क्या होगा, कौन से इसमें से निकलेंगे, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने को हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज फील्ड इमिशन, कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, कौन सी फील्ड हम लोग लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इनकी तादाद, इनकी संख्या, इसके नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, मतलब यहां पे क्या होगा, बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई। ये बॉन्ड्स अगर टूटेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले कुछ 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहां से आएंगे, और ये प्रोसेस शुरू होते रहेगी। और अब यहां से क्या होगा, करंट इतना तेजी से बढ़ेगा, और ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है, क्योंकि ई इनसाइड और ई एक्सटर्नल, मतलब ये एक्सटर्नल वोल्टेज आप धीरे धीरे बढ़ाते गए। एक्सटर्नल मतलब क्या है, आपका ईएमएफ। ये अचानक से बढ़ाने की वजह से अचानक से क्या हो गया, नंबर्स ऑफ दैट माइनॉरिटी कैरियर्स, इनकी संख्या बढ़ गई। तो इधर जो होल्स है, ये होल्स कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाएंगे। इसके लिए पहले जो माइनॉरिटी थे अब मेजॉरिटी की तरह काम कर रहे, और इधर हमारे कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। जो पहले प्रोसेस चालू थी वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन संख्या बढ़ने की वजह से, किसके अंदर, डिप्लीशन लेयर की वजह से, डिप्लीशन लेयर के अंदर, वहां पे क्या होगा, इस प्रोसेस की वजह से बॉन्ड टूटेंगे और हमारा यहां से करंट बढ़ने लगेगा। और जिस वोल्टेज पे ये प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। आई बात समझ में। सिमिलर प्रोसेस होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में यहां पे चेंज आता है। कौन सा, एवलांचे ब्रेकडाउन में। इस एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होगा, ध्यान से देखना कि अब हम लोगों ने यहां पे देखा कि अंदर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, दैट इज ई इनसाइड, और ये क्या बना आपका, ई एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखना, इसमें भी क्या होगा, ई इनसाइड और एक्सटर्नल की फील्ड क्या होगी, इसके साथ ऐड होगी। लेकिन मैंने अभी बोला था कौन सी थी, दैट इज ई नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ई नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब डी जितना आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो यहां पे आपका डी देखो क्या है, ज्यादा बड़ा है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में अगर आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, मतलब प्लेट इन द सेंस दो रीजन, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी नेट कैसे होगी, कम, तो यहां पे आपका फील्ड इमिशन नहीं होगा। अगर फील्ड इमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखना, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा है उसके अंदर क्या होगा, देखो यहां पे माइनॉरिटी कैरियर कौन थे हमारे, पी साइड में डॉट्स मतलब कौन, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे हमारे कौन थे, होल्स। अब ये होता है कि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर निकला और इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए खींचने का फोर्स लगाई दे रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा, इस एंटर करने के बाद तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे, Q इंटू ई, फोर्स इज व्हाट, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना, Q के जगह पे मैं E लिख के लगता हूं, E इंटू ई बाय एम। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, तो यहां से एक्सेलरेटेड हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ते जाएगी। तो उतना बड़ा उसको रीजन मिल रहा है कि यहां पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इस जगह पे कैसे होगी, कम होगी, यहां पे और ज्यादा होगी, यहां पे और ज्यादा होगी, इस समय क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में जितना उसको स्पेस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इतने हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे अंदर बैठे हैं कौन, हमारे न्यूट्रल एटम, उस न्यूट्रल एटम को जाके वो क्या होगा, कोलाइड होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन जो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। तो पहले केस में कौन सा इमिशन हुआ था, फील्ड इमिशन हुआ था, फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहां पे स्पेस बड़ी होने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड घटने के वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से होने से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकले यहां पे बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और टूटने की वजह से यहां पे जो फ्री एटम था, एटम जो था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उनकी संख्या बढ़ने की वजह से यहां पे क्या हो गया चीज, बोलो, अचानक से करंट फ्लो हुआ। तो दोनों के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा सेम मिलेगा, बस वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं किसकी ब्रेकडाउन की। तो आई होप आपको समझ में आया है कि अचानक से करंट बढ़ने का रीजन, ये बात समझ में। अब हम लोग बढ़ेंगे जीनर डायोड की तरफ। अब हम लोग जीनर डायोड को इस तरह से क्या किया, डेवलप किया कि उसके सारे वैल्यू जो है हम लोगों ने फिक्स करके रखा। कौन से वैल्यू, दैट इज उसके अक्रॉस का वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोगों ने, दैट इज वीबी को हम लोगों ने वीबी से डिनोट किया हम लोगों ने, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोगों ने फिक्स करके रखा है। बात समझ में आई। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक सर्किट बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो जीनर डायोड किसके तरह हम लोग काम करवाएंगे, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करवाएंगे, टू रेगुलेट करने के लिए किसको, वोल्टेज को। तो मैं यहां पे सर्किट डिजाइन करता, बेटा ध्यान से देखना, इस सर्किट के अंदर ये रहा हमारा सर्किट, ठीक, इस सर्किट के अंदर यहां पे हम लोग एक अपने मन से जो हम लोग इसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे रेजिस्टेंस लगाएंगे। जहां पे हम लोग अप्लायंसेस लगाना है उसी अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस को हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोला करते हैं, दैट इज नोन एज आरएल। और यहां पे ध्यान से देखना, इस केस में हम लोग लगाएंगे बेटा यहां पे एक डायोड, कौन सा डायोड, जो जीनर डायोड बोलेंगे। फॉर द डिनोशन पर्पज इसको हम लोग जेड से लिखते हैं, इस तरह से लाइन खींचेंगे और इधर लाइन खींचेंगे। आई बात समझ में। तो ये सिंबल है किसके लिए, एक जीनर डायोड के लिए। ये रहा हमारा जीनर डायोड, ठीक है। अब ये जीनर डायोड का ये साइड कौन सी मानी जाती है, एन साइड, और ये होती है हमारी पी साइड। तो पी साइड को हम लोग क्या लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। आई बात समझ में, इस तरह से। और यहां पे जो वोल्टेज हम लोग लगाएंगे दैट इज वी इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज यहां पे मिलेगा दैट इज नोन एज आउटपुट वोल्टेज। तो यहां पे इसके अक्रॉस में मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और इसका हम लोग जीनर वोल्टेज जो है वो जीनर वोल्टेज हम लोगों ने फिक्स करके रखा, दैट इज नोन एज वी जेड। यहां से हमारा नेट करंट फ्लो होगा, और ये नेट करंट यहां से फ्लो होगा जिसका नाम है आई। इसमें से कुछ करंट जाएगा और इसमें से कुछ करंट जाएगा, दैट इज नेट करंट। यहां पे जो करंट जाएगा उसको हम लोग आई एल करके बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज आई जेड। तो नेट करंट की वैल्यू किसके बराबर बनी, आई जेड प्लस आई एल। आई बात समझ में। अब देखो इस किस तरह से ये काम करता है पूरा प्रोसेस। आउटपुट वोल्टेज मतलब जहां पे हम लोग अप्लायंसेस लगा रहे हैं वहां पे आपका वोल्टेज दैट इज वीओ किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखना, ये जो मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला है इसके आगे आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते चलो कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पे वोल्टेज हम लोगों ने ब्रेकडाउन वोल्टेज फिक्स किया है। इस वोल्टेज पे आपका करंट कितना भी बढ़े, इस वोल्टेज पे करंट कितना भी बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये जो वैल्यू है ये कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम मैंने दिया बी। ठीक है, इसको अपन नाम देंगे सी, इसको नाम देंगे डी। अब देखो ए सी डी बी में अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो वोल्टेज दैट इज वीजेड, ये वी इनपुट जो टोटल वोल्टेज लगाया, वोल्टेज किसके बराबर होगा, इसके पॉइंट के, ये दो पॉइंट के अक्रॉस में जितना भी वोल्टेज है प्लस ये वाला, बराबर है। वोल्टेज जो है अगर वो क्या हो, पैरेलल में हो, वोल्टेज अगर किस में हो, पैरेलल में दो पॉइंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, वोल्टेज कैसा होता है, सेम। इसका मतलब वीओ की वैल्यू किसके बराबर होगी, वीजेड के बराबर होगी। यहां तक समझ में आया। लेकिन वी इन की वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग यहां पे लूप लॉ यूज करें तो लूप लॉ के हिसाब से क्या बनता है, वी इनपुट इज इक्वल टू यहां का वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और यहां का वोल्टेज मतलब कौन है, वीजेड। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी इनपुट इज इक्वल टू दैट आई इंटू आर प्लस वीजेड। क्या मैंने सही लिखा। अब हम यहां पे ध्यान से देखना, वीजेड को मैं यहां पे लेके जाता हूं, वीजेड इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस आई आर। क्या मैंने सही लिखा। अब देखना हमको कि इनपुट साइड में मान के चलो मैंने वोल्टेज रखा है कितना, 10 वोल्ट, कितना 10। आर की वैल्यू हम लोग डिसाइड करके रखेंगे कि हमको आर कितना रखना है। तो अगर आर की वैल्यू मान के चलो 1 ओम, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं 1 ओम, तो आर की वैल्यू कितनी रही 1 माइनस में यहां पे 1, और करंट की वैल्यू हमारी फ्लो हो रही है मान के चलो कुछ 1 एम्पियर के आसपास। कितना फ्लो हो रहा है यहां से 1 एम्पियर। तो 1 इंटू 1 कितना बना 1, तो कितना मिला आपको। या फिर हम लोग एक काम करेंगे, करंट की वैल्यू हम लोग फ्लो करवाएंगे 5 एम्पियर के आसपास। तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर और आर की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना मिला आपको 5। तो वीजेड की वैल्यू 5 मिली। वीजेड की वैल्यू कितनी मिली 5 मिली। जब वी इनपुट कितना था 10 वोल्ट, तो वीजेड की वैल्यू अगर 5 मिलती है तो इसके अक्रॉस में जितना भी वोल्टेज होगा उसका वैल्यू सेम होगा, किसके बराबर, वी नॉट के बराबर। अब ध्यान से देखना, सेकंड केस में मान के चलो ये फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस में अचानक से क्या हो, वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन आया। तो कौन से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ सकता है, इनपुट वोल्टेज में। इनपुट वोल्टेज मतलब कौन, ये मान के चलो बेटा कि इसके अकॉर्डिंग वीजेड इज इक्वल टू वी इनपुट की वैल्यू बने कितनी, मान के चलो 15। अब इसमें क्या होगा, अगर 15 होगा तो अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट इस तरह से बढ़ेगा, कैसा बढ़ा, करंट बढ़ेगा। तो करंट की वैल्यू क्या बनी 10 बनी। कितनी बनी 10। रेजिस्टेंस तो आपका कितना है 1, तो ये अचानक से करंट भी बढ़ गया। करंट बढ़ने से क्या हो, वीजेड की वैल्यू अभी भी देखो 15 माइनस 10 कितना मिल रहा है 5। थर्ड केस में देखिए आपकी इनपुट वोल्टेज में 20 वोल्ट का बढ़ोतरी है, मतलब फिर से 20 वोल्ट हुआ। अब करंट बढ़ गया अचानक से, करंट कितनी वैल्यू बनी 10 की जगह पे कितना बना 15 बना, और यहां पे वैल्यू है कितनी, तो आयु वैल्यू कितनी आपकी, तो यहां पे इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज दिख रहा है आपको, वीजेड की वैल्यू आपकी 5 आपने एडजस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग वी नॉट की वैल्यू भी क्या होगी 5। अब यहां से ध्यान से देखना कि ये जो करंट है, ये करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बढ़ने से वीजेड को कोई भी फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि करंट कितना भी बढ़ रहा हो अचानक से, आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसा है, फिक्स है। तो फिक्स वोल्टेज के लिए वीजेड की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और आउटपुट में कैसा मिलेगा करंट, आपका वोल्टेज कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब आप आईजेड से देखो, अब यहां पे समझ के चलिए, मान के चलो कि करंट यहां से फ्लो होने वाला कितना, पहले 5 एम्पियर, बाद में कितना हुआ 10 एम्पियर, बाद में कितना हुआ 15 एम्पियर। तो अगर 10 आता है और यहां से मुझे भेजना है कितना 5 एम्पियर, तो यहां से आईजेड की वैल्यू कितनी जाएगी 5, इधर से कितनी जाएगी 5। सिमिलरली अगर फिर से 10 के जाने के बाद 15 हुआ 15 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, इधर की पहले कितना गया था, आईएल की वैल्यू कितनी थी 5, अभी भी हम लोग कितना भेजेंगे 5 भेजेंगे, और यहां से कितना भेजेंगे 10। तो अगर 10 भेजने से सर वीजेड की वैल्यू चेंज हो रही क्या, तो नो, क्योंकि आपकी वीजेड की वैल्यू माइनस आई मतलब कौन है हमारी, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये भले कितना चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, वीजेड की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं इस वाले जीनर डायोड से कितना भी करंट भेजूं तो क्या मेरे वी बी मतलब वीजेड में चेंज आएगा, नहीं आएगा। बस हम लोग किसको रेगुलेट कर रहे हैं, इस करंट को रेगुलेट कर रहे हैं। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में, जो भी हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर लगाया है या टीवी लगाई है, उसमें से करंट कैसा जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, सेम जा रहा है। क्योंकि आपसे कितना भी भेजो कोई फर्क गिरेगा नहीं, बनेगा नहीं गिरेगा। यही होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, और इसके ऊपर आपको बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो आई होप आपको सारी प्रोसेस अगर समझ में आई हो, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस।
तो ये क्वेश्चन है अपने सामने, द आउटपुट ऑफ ए जीनर डायोड इज 6 वोल्ट। जीनर डायोड का आउटपुट दिया है कितना, 6 वोल्ट। उसके हिसाब से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पे। तो दैट इज जीनर डायोड, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, जो भी इसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा VZ, वही हमारा क्या होगा, ये हमारा कौन रहा RL, और ये हमारा है R, और ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज। इसके अक्रॉस में जो लोड के अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज लेंगे उसी को हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। सो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज मतलब ही हमारा कौन होगा, दैट इज VZ होगा। कौन होगा, VZ, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई कितनी, 6 वोल्ट। एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ 11 वोल्ट, यहां पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज दिया है, ये इनपुट वोल्टेज है 11 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी रही, 6 वोल्ट, और ये है इनपुट 11 वोल्ट। इफ IL और IZ की वैल्यू 30 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर, तो IL कौन रहा, ये हमारा रहेगा IL, और ये रहेगा हमारा IZ। ठीक है, तो IL की वैल्यू कितनी है, 30 मिली एम्पियर, और IZ की वैल्यू दी है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ये पूरा इसका नाम है किसका, ये जो आपका R दिया है दैट इज नोन एज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, दैट इज CLR, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ये वैल्यू हमको डिसाइड करनी है। क्यों डिसाइड करनी है, ये वैल्यू ही डिसाइड करेंगे कि IL से कितना जाएगा, IZ से कितना जाएगा, और बाकी का पूरा पैरामीटर इस तरह से बैलेंस होगा। सो हमारे पास पता होना चाहिए कौन सी चीज की, ये R निकालने के लिए जो आपको दिख रहा है, ये R निकालने के लिए यहां से करंट कितना फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड I। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से IZ की वैल्यू हमारी फ्लो हो रही है 30 मिली एम्पियर, सॉरी 20 मिली एम्पियर। तो टोटल I की वैल्यू कितनी होगी, IL प्लस IZ। तो IL की वैल्यू हमारे पास बनी 30 प्लस 20, तो ये बनेगा 50 मिली एम्पियर, मतलब बना 50 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ये टोटल करंट बनेगा। अब इसमें अगर मैं लूप लॉ का इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि दैट V इनपुट इक्वल्स टू I इंटू R प्लस VZ, मतलब ही V आउटपुट हम लोग लिख सकते हैं VZ, और VZ की वैल्यू आपके पास दी है 6 वोल्ट। सो अल्टीमेटली यहां पे हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R इज इक्वल टू V इनपुट माइनस VZ। सो R निकालना है, दैट R इज इक्वल टू V इनपुट माइनस VZ बाय I। तो V इनपुट आपके पास दिया है कितना वोल्टेज, 11, माइनस ये बना आपका 6 वोल्ट, डिवाइड बाय करंट दिया है कितना, 50 इंटू 10 टू द पावर -3। सो अल्टीमेटली आपके पास ये बनेगा -3 ऊपर जाएगा, और ये बनेगा 11 माइनस 6 इज 5 बाय 50, मल्टीप्लाइड बाय रहने दीजिए यहाँ पे -3, और ये हम लोग लिख सकते हैं 5 10 जा, तो आपके पास बना 1 बाय 10 टू द पावर -2। सो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू बनेगी R की 10 टू द पावर +2, मतलब ये बनेगा 100 ओहम की आपकी वैल्यू शो होती है किसकी, दैट इज CLR की, ओके, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका यूज करके निकाला। सिमिलरली पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस, ओके, तो इसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, अगर हमको निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे पावर डिसिपेटेड, तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू दैट I स्क्वायर इंटू R। तो I स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, ओके, इंटू R की वैल्यू हम लोगों ने, सॉरी R की वैल्यू हमने, करंट की वैल्यू दी है कितनी, दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू है कितनी, 100। सो 50 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बनेगा 2500, दैट इज 2500 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100। सो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 0 0 और ये 2 0 यहाँ पे दे दिया जाए, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 बनेगा। सो 0.255 ये बनेगा आपका पावर की वैल्यू, ओके, किसमें मिलेगी पावर की वैल्यू, वॉट में मिलेगी, दैट इज 0.25 वॉट, इसमें इतना करंट डिसिपेट होगा। सिमिलरली पावर डिसिपेटेड इन द डायोड, डायोड मतलब हमारे पास जीनर डायोड है, तो पावर डिसिपेट अगर डायोड का निकालना है, पावर डिसिपेट इन जीनर डायोड इज इक्वल टू, वहां से भी करंट आपके पास कितना मिल रहा है, IZ मिल रहा है, और IZ के बाद VZ भी दिया है। तो करंट और VZ वाला फार्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे, तो करंट दैट इज IZ इंटू VZ, ये भी आपका फॉर्मूला होता है पावर का, बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंग IZ की वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करेंगे, तो IZ की वैल्यू अपने पास बैठी है कितनी, 20 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3, और VZ की वैल्यू आपके पास है कितनी, 6 वोल्ट, तो दैट इज 6 टू द
12 और ये आपके पास वैल्यू मिली -3, तो आपके पास 0.12 वॉट इतना पावर डिसिपेट होगा कहां पे, डायोड के अक्रॉस में, जीनर डायोड के अक्रॉस में। सिमिलरली आगे का क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है, इफ द लोड इज डिस्कनेक्टेड हाउ मच पावर मस्ट बी डायोड बी एबल टू डिसिपेट। अगर आपके पास ये डिस्कनेक्ट हो गया है लोड रेजिस्टेंस, तो कोई अप्लायंस अगर हमारा बन गया, उस समय पूरा का पूरा यहां से करंट जाएगा, तो उस समय अगर आपको पावर निकालना है तो पावर के लिए हम लोग लिख सकेंगे टोटल करंट IZ इंटू VZ। और अब IZ की वैल्यू जो आपकी उधर जा रहा था करंट, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया तो अगर रहेगा ही नहीं तो पूरा करंट यहां से जाएगा। पूरा करंट की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी कितनी, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो ये रहेगा 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू VZ की वैल्यू रही 6, तो 6 5 जा 30 और ये 0 10 टू द पावर -3। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा 0.3 वाट इतना पावर डिसिपेट होगा पूरे प्रोसेस में, इफ सपोज वी आर डिस्कनेक्टिंग द लोड रेजिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इजीली क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। ठीक है, आई होप सारा आपको पूरा प्रोसेस कौन सा वाला ब्रेकडाउन वोल्टेज का, और उसमें भी मैंने बताया आपको कौन सा जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन का पूरा प्रोसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्ट को पकड़ के, एंट्रेंस में नीट हो या जेईई हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जीनर डायोड के ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछे जाए तो इस तरह से एकदम इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।